Hello everyone, welcome to today's discussion on CAG, Controller and Auditor General of India। अभी विगत कुछ महीनों पूर्व कैग सुर्खियों में रहा। जैसा कि आप सबको पता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे हम शॉर्ट में कैग बोलते हैं, ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के ऑडिट का एक प्रहरी है। यानी जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन पर नजर रखना और जो मत निर्धारित किया जाता है, बजट निर्धारित किया जाता है, उस बजट का सही तरीके से उपयोग हुआ या नहीं हुआ, इस चीज की समीक्षा और एक सजग प्रहरी के रूप में कैग की भूमिका होती है। तो हम आगे चल करके डिटेल में आपसे इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात बताएं कि कैग सुर्खियों में क्यों रहा। Why does a public interest litigation challenge the current practice of appointing the CAG, which recent CAG reports highlight irregularities in the management of public funds? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मीन्स कैग की नियुक्ति वर्तमान प्रथा को एक जनहित याचिका द्वारा क्यों चुनौती दी गई थी? कैग की कौन सी हालिया रिपोर्ट पब्लिक फंड्स के मैनेजमेंट में अनियमितताओं को उजागर करती है? द सुप्रीम कोर्ट sought the center's response on a public interest litigation challenging the current practice of appointing the CAG, India's apex audit body. The PIL argues that the existing executive control process violates the Constitution and seeks an independent selection committee for appointing CAG। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जो PIL मीन्स जनहित याचिका लगी हुई थी, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा। यह कि भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है मीन्स सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि मौजूदा कार्यकारी नियंत्रित प्रक्रिया संविधान का उल्लंघन करती है और कैग की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र चयन समिति की मांग की गई थी। दिस कम्स amid recent CAG reports such as on the now scrapped Delhi excise policy and on the functioning of compensatory afforestation fund management and planning authority, which have highlighted irregularities in public fund management and led to debates about the CAG's independence and its relationship with the executive branch। और ये बात हाल ही में कैग की रिपोर्ट के बीच जो सामने आई, जैसे कि अब समाप्त कर दी गई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर, जिसमें पब्लिक फंड्स मैनेजमेंट में अनियमितताओं को उजागर किया गया और कैग की स्वतंत्रता तथा कार्यकारी शाखा के साथ उसके संबंधों पर बहस को जन्म दिया। जैसा कि विगत में आप देखा कि कैग द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली का हो या उत्तराखंड का, केरला का, इसको लेकर के जो है काफी राजनीतिक रूप से देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों द्वारा इसको काफी मुद्दा उठाया गया था, इसी को लेकर के PIL भी लगी थी। लेकिन बट व्हाई हैव कंसर्न अबाउट पॉलिटिकल or executive influence over CAG appointments being raised? What could be possible ways to address this? यानी कैग नियुक्तियों पर राजनीतिक एवं या कार्यकारी प्रभाव के बारे में चिंताएं क्यों जताई गई, इसे संबोधित करने के संभावित तरीके क्या हो सकते थे?
अब सवाल ये उठता है कि कैग रिपोर्ट ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए, कैग रिपोर्ट्स रेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. Recent reports by the CAG have highlighted potential irregularities in the management of public funds by various governments. For instance, according to its reports, the Delhi Exchequer incurred a loss of rupees 2002 crore because of issues in formulating and implementing the excise policy in 2021-22. In addition to failures in plugging revenue leakages, the report on performance, audit on regulation and supply of liquor in Delhi highlighted discrepancies in the awarding of licenses, inadequate quality control, lack of transparency and deficiencies in the excise policy. अर्थात कैग की हालिया रिपोर्ट विभिन्न गवर्नमेंट्स द्वारा सार्वजनिक धन के प्रबंधन में संभावित अनियमितताओं को उजागर किया. उदाहरण के लिए जैसा कि वर्ष 2021-22 में एक्साइज पॉलिसी तैयार करने और उसे लागू करने में समस्याओं के कारण दिल्ली के खजाने को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. राजस्व रिसाव को रोकने में विफलताओं के अलावा दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर निष्पादन, लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में लाइसेंस देने में विसंगतियां, अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण, पारदर्शिता की कमी और एक्साइज पॉलिसी में कमियों को उजागर किया गया. सिमिलरली अनदर रिपोर्ट ऑन द कैंपा मींस कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी इन उत्तराखंड आइडेंटिफाइड इश्यूज लाइक डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, डिलेज in the execution of compensatory afforestation activities and misuse of afforestation funds for the inadmissible purposes. Setting aside the political controversies sparked by such reports, they raise important questions about the functioning of the CAG and its relevance with the executive branch. In the case of Delhi, questions were raised over the delay in laying the report in the assembly. While the report on Uttarakhand regenerated the old debate about the CAG encroaching on the financial autonomy of executive branch. यानी इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी कैंपा पर एक अन्य रिपोर्ट फॉरेस्ट लैंड के विचलन, प्रतिपूरक वन रोपण गतिविधियों के क्रियान्वयन में देरी और अस्वीकार उद्देश्यों के लिए वन रोपण निधि के दुरुपयोग जैसे मुद्दों की पहचान की गई. ऐसी रिपोर्टें उठे राजनीतिक विवादों को अलग रखते हुए वे कैग की कार्यप्रणाली और कार्यपालिका के साथ उसके संबंधों पर महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं. दिल्ली के मामले में विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने में देरी पर भी सवाल उठाए गए. इसी प्रकार उत्तराखंड की रिपोर्ट ने कैग द्वारा कार्यपालिका की वित्तीय स्वायत्तता का अतिक्रमण करने के बारे में पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी गई थी. सिमिलरली an earlier report on off budget borrowing by the Kerala Infrastructure Investment Fund Board led to controversy over fiscal federalism. मतलब ये किसी प्रकार से केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड द्वारा बजट के बाहर उधार लेने पर पहले दी गई रिपोर्ट से राजकोषीय संघवाद पर विवाद उत्पन्न हुआ. कैग एज ए की पिलर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन का एक प्रमुख स्तंभ. तो सबसे पहले थोड़ा सा हम कैग के बारे में नजर डालें. जैसा कि हमारी न्यायपालिका की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होती है जो कि दिल्ली में स्थित है, सेम उसी प्रकार से कैग इज द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. हम यहां पर देखिए कैग क्या है, कैग की पृष्ठभूमि क्या है, कैग की भूमिका क्या है, कैग के फंक्शन क्या है, भारतीय संविधान में कैग का कहां प्रावधान किया गया है, किस आर्टिकल में, इस पर हम डिटेल से आपके सामने उल्लेख करने वाले हैं. तो सबसे पहले कैग के बारे में जाने कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये एक संवैधानिक पदाधिकारी है जो सरकारों, सरकारी निकायों एवं राज्य संचालित निगमों की आय मींस इनकम
और व्यय एक्सपेंडिचर का लेखा परीक्षण करता है। कैग का कार्य सार्वजनिक संसाधनों पर स्वतंत्र एवं विश्वसनीय आश्वासन प्रदान करना तथा पब्लिक सेक्टर की लेखा परीक्षा में अग्रणी रहना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान 1950 के भाग 5 के अध्याय 5 में निहित अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान है। ये आपको पैराग्राफ जरूर याद रखना है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है, यानी पार्ट 5 चैप्टर 5 आर्टिकल 148 टू 151 में प्रावधान किया गया है। यह भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है, जैसा कि मैंने सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बताया। कैग का कार्य उच्च गुणवत्ता वाली लेखा परीक्षा एवं लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा सुशासन को बढ़ावा देना तथा विधानमंडल, जनता और कार्यपालिका को स्वतंत्र एवं समय पर आश्वासन प्रदान करना है कि सार्वजनिक धन का संग्रह व उपयोग प्रभावी और कुशलतापूर्वक किया जा रहा है या नहीं। कैग के संबंध में जैसा कि संवैधानिक प्रावधान ये जो 148 से 151 के बीच में है, लेकिन पर्टिकुलर आर्टिकल 148 में देखें तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान है। आर्टिकल 149 में कैग के कर्तव्य और शक्तियां यानी ड्यूटीज एंड पावर्स। आर्टिकल 150 में संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप। आर्टिकल 151 लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जैसे कि भारतीय गणराज्य के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं तो उनको जो है कैग रिपोर्ट सौंपता है और इसके बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद के सदनों में उस रिपोर्ट को पेश कराया जाता है। और इसी प्रकार से यदि पर्टिकुलर राज्य से संबंधित होता है तो उस राज्य के राज्यपालों को प्रस्तुत किया जाता है और राज्यपाल फिर उस राज्य की विधानसभा में पेश करते हैं। तो ये तो कैग के संबंध में संवैधानिक प्रावधान की प्रक्रिया। अब कैग की पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। वर्ष 1858 में इसे भारत सरकार का महालेखाकार कहा जाता था। वर्ष 1860 में यानी ठीक 2 साल बाद इसका नाम परिवर्तित कर भारत का महालेखा परीक्षक किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की सेक्शन 166 के अंतर्गत भारत के अकाउंट जनरल की अपॉइंटमेंट महामहिम यानी ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी जब देश आजाद नहीं था। वी नरहरि राव स्वतंत्र भारत के पहले कैग थे, फैक्चुअल रूप से इसे याद रखना जरूरी है, और इनका कार्यकाल 1948 से 1954 तक था। स्वतंत्रता से पूर्व इस पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति माननीय एडमंड ड्रमंड थे और इनका कार्यकाल 1860 से लेकर 1862 तक था। वर्तमान में देखा जाए तो संजय मूर्ति सीएजी हैं। उन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और वे भारत के 15वें सीएजी हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैग को हटाने का प्रोसेस क्या है, चूंकि एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 148 क्लास 1 के अनुसार कैग को उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जाएगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। आर्टिकल 124 क्लास 4 में सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का आधार माना गया है। प्रक्रिया यह है कि इस प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पारित किया जाना चाहिए। तो यह है कैग को हटाने की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैं इसके पूर्व में उल्लेख किया था कि कैग एज ए की पिलर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन का एक प्रमुख स्तंभ है कैग। टू अंडरस्टैंड दीज टेंशंस, लेट अस लुक at the historical evolution of the CAG, which dates back to the colonial period
when it was originally called Accountant General to the Government of India in 1858. The Montagu-Chelmsford reforms of 1919 made it independent of the government, formally recognizing the Editor General statutorily. The Government of India Act 1935 further strengthened of the office. अर्थात आप ये समझिए कि कैग के ऐतिहासिक विकास पर यदि नजर डालें तो यह औपनिवेशिक काल से शुरू होता है, जब इसे मूल रूप से 1858 में भारत सरकार का महालेखाकार कहा जाता था। 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने इसे सरकार से स्वतंत्र बना दिया और औपचारिक रूप से वैधानिक रूप से देखा जाए तो महालेखा परीक्षक को मान्यता दी गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको और मजबूती दी। Often referred to as the watchdog of the public purse, the CAG oversees the public finance of both the union and state governments. Parliamentary control over public money is exercised through the scrutiny of audit reports submitted by the CAG. अक्सर जो है सार्वजनिक खजाने के प्रहरी के रूप में कैग केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सार्वजनिक वित्त की देखरेख करता है। पब्लिक फंड्स पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल कैग द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट की जांच के माध्यम से किया जाता है। द कैग हैज सिग्निफिकेंट पावर टू ऑडिट एंड एक्सपोज irregularities in financial administration which often lead to political controversies. For instance, CAG reports on the 2G spectrum, allocation and financial mismanagement during the Commonwealth Games and huge political implications. यानी काफी पूर्व की पहले की बात है कि सीएजी के पास वित्तीय एडमिनिस्ट्रेशन में यानी वित्तीय प्रशासन में अनियमितताओं का ऑडिट करने और उन्हें उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो अक्सर राजनीतिक विवादों का कारण बनती हैं। उदाहरण के लिए पूर्व की सरकारों द्वारा 2G जब उल्लेख उस समय किया गया था 2G स्पेक्ट्रम आवंटन और कॉमनवेल्थ गेम के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन पर एक रिपोर्ट आई थी, उस समय भी बहुत सारा राजनीतिक हड़कंप मचा था। मोरओवर द कैग इज नाइदर एन ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट नॉर ए फंक्शनरी ऑफ गवर्नमेंट, rather it is an independent constitutional body. As one of the key pillars of financial administration in the country, the CAG is governed by the provisions of the Constitution and CAG means duties, powers and conditions of Service Act 1971. अर्थात CAG ना तो संसद का अधिकारी है और ना ही गवर्नमेंट का कोई पदाधिकारी, बल्कि एक ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देश में वित्तीय प्रशासन के प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में कैग संविधान और नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कर्तव्य शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के प्रावधानों द्वारा शासित है। आर्टिकल 148 to 151 in part 5 of the Constitution are on the appointment, duties and audit reports of the Auditor General. यानी संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग की नियुक्तियों, कर्तव्यों, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के बारे में है। आर्टिकल 148 is state that the CAG shall be appointed by the President of India and shall be removed from the office on grounds and in a manner similar to that of a Supreme Court judge. To ensure the independence of the body, the Constitution stipulates that the CAG is ineligible for any further office after he has ceased to hold his office. The administrative expenses, including salary and allowances, are charged upon the Constitutional Fund of India. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको कि हम संचित निधि बोलते हैं हिंदी में। आर्टिकल 148 में कहा गया है कि कैग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान आधारों और तरीकों से पद से हटाया जाएगा। इस निकाय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में प्रावधान है कि कैग अपने पद से हटने के बाद किसी भी अन्य पद के लिए अपात्र होगा।
वेतन और भत्ते सहित प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि, जिसे हम अंग्रेजी में कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, पर भारित होते हैं। आर्टिकल 149 स्टेट दैट the CAG is an auditor of both the union and state governments, and it can perform duties in relations to the accounts of any authority prescribed under any law made by Parliament. Later, the duties and powers of CAG were further elaborated in the Controller and Auditor General's Duties, Power and Conditions of Service Act 1971. Moreover, there are three types of audit conducted by the CAG. First is compliance audit, second is performance audit, and third is financial audit. The Indian Audit and Accounts Departments is the technical agency that enabled the CAG to perform these duties. Although the Constitution envisaged the role of both Auditor General and Controller, in practice the CAG is not fulfilling the role of controller. मतलब आप समझिए कि आर्टिकल 149 में कहा गया है कि कैग यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स यानी दोनों का लेखा परीक्षक है और यह पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी लॉज के तहत निर्धारित किसी भी अथॉरिटी के खातों के संबंध में कर्तव्यों का पालन कर सकता है। अब बाद में कैग के कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में इनके कर्तव्यों और शक्तियों को विस्तृत किया गया है। साथ ही साथ कैग द्वारा 3 प्रकार के ऑडिट किए जाते हैं, यानी अनुपालन ऑडिट, निष्पादन ऑडिट और वित्तीय ऑडिट। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग तकनीकी एजेंसी है जो कैग को इन कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कैग दोनों की भूमिका की परिकल्पना की गई है, लेकिन व्यवहार में कैग कंट्रोलर की भूमिका को पूरा नहीं कर रहा। आर्टिकल 151 prescribes the CAG reports be submitted to the president or governor, who then lays them before parliament or state legislature. However, neither the Constitution nor the 1971 Act specifies a time limit for government to table the CAG reports in legislatures. Apart from the 1971 Act, there are other statutes like Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 expand the functions of the constitutional body. However, notwithstanding this evolving mandate, the body had also done criticism too. अर्थात आर्टिकल 151 में निर्धारित करता है कि कैग रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा और जो फिर उन्हें पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के समक्ष रखेंगे। हालांकि न तो संविधान और न ही 1971 के एक्ट में गवर्नमेंट्स के लिए कैग रिपोर्ट की विधानसभाओं में पेश करने की कोई समय सीमा निर्धारित है। 1971 के एक्ट के अलावा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 जैसे अन्य कानून भी इस संवैधानिक निकायों के कार्यों का विस्तार करते हैं। हालांकि इस विकसित होते जनादेश के बावजूद निकाय की आलोचना भी हुई है। व्हाट आर द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ कैग, यानी कैग की मुख्य आलोचनाएं क्या हैं? Paul H. Appleby, in his reports on public administration in India, criticized the replication of the colonial auditing framework in independent India. Paul H. Appleby questioned the CAG for getting into trivial details of administration without making judgment about what is important, useful, and appropriate for a given function. Appleby apprehended that such auditing practices could have a repressive influence on administration and might paralyze bureaucrats' willingness to make decisions and take action. अर्थात पॉल एच एपल्बी ने भारत में लोक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में स्वतंत्र भारत में औपनिवेशिक लेखा परीक्षण ढांचे की नकल की आलोचना की थी। उन्होंने कैग पर प्रशासन के तुच्छ विवरणों में उलझने के लिए सवाल उठाया था, बिना यह निर्णय लिए कि किसी भी दिए गए कार्य के लिए क्या महत्वपूर्ण, उपयोगी और उपयुक्त है। उन्होंने आशंका जताई थी कि इस तरह की लेखा परीक्षण प्रथाओं का प्रशासन पर दमनकारी प्रभाव हो सकता है
और ब्यूरोक्रेसी की निर्णय लेने और कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति को पंगु बना सकता है। फॉर इंस्टेंस, ए कैग रिपोर्ट फ्लैग्ड irregularities in the procurement of PPE kits during the pandemic in Kerala. The reports alleged that the kits were purchased at rates of 300% higher than the prescribed price. However, the government defended the procurement on the ground of exigency of the health crisis when the lives of people were prioritized over rules. अर्थात समझिए कि केरल में महामारी के दौरान पीपीई किट की खरीद में अनियमितताओं को कैग की रिपोर्ट में चिन्हित किया गया। यह आरोप लगाया गया था कि किट निर्धारित कीमत से 300% अधिक दरों पर खरीदी गई थी। हालांकि सरकार ने स्वास्थ्य संकट की तात्कालिकता के आधार पर खरीद का बचाव किया और लोगों के जीवन को नियमों से ऊपर रखा गया था। Although this agreement highlights in ongoing debate between the executive and editors, they are yet to agree on who is better equipped to judge administrative decisions. यद्यपि असहमति कार्यपालिका और लेखा परीक्षकों के बीच चल रही बहस को उजागर करती है, फिर भी वे अभी तक इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि प्रशासनिक निर्णयों का मूल्यांकन करने में कौन अधिक सक्षम है। A pelvic criticism also stemmed from his belief that auditors usually lack sufficient understanding of good administration. Although he recommended involving private auditing firms, he was categorical in stating the auditors, CAG or vital auditors should not judge public interest policy and administration. एपेलवी की आलोचना इस बात से भी उठती है कि उनके इस विश्वास के कारण कि लेखा परीक्षकों में आमतौर पर अच्छे प्रशासन की पर्याप्त समझ नहीं होती। हालांकि उन्होंने निजी लेखा परीक्षण फर्मों को शामिल करने की सिफारिश की, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि लेखा परीक्षकों कैग या प्राइवेट फंड परीक्षकों को सार्वजनिक हित, नीति और प्रशासन का न्याय नहीं करना चाहिए। इन सबके बावजूद देखिए, कैग एक महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है। कैग रिमेन्स ए क्रूशियल इंस्टीट्यूशन। डिस्पाइट दिस, द कैग रिमेन्स ए क्रूशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया democratic framework, acting as an agent of parliament and ensuring the accountability of the executive to the legislature in matters of public finance. It played a vital role in the functioning of financial committees of parliament and state legislatures. अर्थात इसके बावजूद कैग भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण संस्था बनी हुई है जो संसद के एजेंट के रूप में कार्य करती है और पब्लिक फंड्स के मामलों में विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की वित्तीय समितियों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स examine the reports of CAG submitted to Parliament. Means reports of the CAG from the basis of the functioning of financial committees, with the CAG often called the guide, friend and philosopher of Public Account Committee. लोक लेखा समिति, जिसे हम शॉर्ट में पीएससी बोलते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी सीओपीयू, दोनों संसद में प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्टों की जांच करती है। या हम ये भी कहें इसे समझने के लिए कि कैग की रिपोर्ट वित्तीय समितियों के कामकाज का आधार बनती है और सीएजी को अक्सर लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक कहा जाता है। However, public account committee inherent limitations like its short tenure, ये means 1 year, lack of technical expertise and advisory nature of its recommendation appear to hinder effective parliamentary control over the executive despite receiving valuable inputs from the CAG. These constraints, along with broader issues between the CAG and the executive, highlight the need for a balanced approach. अर्थात पीएससी की अंतर्निहित सीमाएं, जैसा कि इनका छोटा कार्यकाल 1 वर्ष, टेक्निकल स्पेशलिटी की कमी
और इसकी सिफारिशों को सलाहकार की प्रकृति कार्यपालिका पर प्रभावी संसदीय नियंत्रण में बाधा डालती है, भले ही इसे सीएजी से मूल्यवान इनपुट मिले हों, और ये बाधाएं सीएजी और कार्यपालिका के बीच व्यापक मुद्दों के साथ एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती है। सवाल ये उठता है कि सीएजी और कार्यपालिका के बीच के तनाव को कैसे दूर किया जाए। हाउ टू एड्रेस टेंशंस बिटवीन कैग एंड द एग्जीक्यूटिव। The conflicts between the CAG and the executive can be addressed by the clearly defining the function of the CAG without undermining the existing constitutional and legal framework. While the CAG's powers of financial scrutiny are important, they should not be compromised the autonomy of administration, and the executive decision making should remain free from undue external interference. अर्थात सीएजी और कार्यपालिका के बीच टकराव को मौजूदा संवैधानिक और कानूनी ढांचों को कमजोर किए बिना कैग के कार्यों को स्पष्ट रूप से डिफाइन करके संबोधित किया जा सकता है, जबकि वित्तीय जांच के लिए सीएजी की शक्तियां महत्वपूर्ण हैं। उन्हें प्रशासकों की स्वायत्तता से समझौता नहीं करना चाहिए और कार्यपालिका के निर्णय लेने को अनुचित बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहना चाहिए। Those who are criticizing the CAG for keeping its functions confined to post facto often overlook the fact that India has other effective legislative mechanisms in place to ensure accountability in financial administration before public funds are spent. Additionally, prescribing a time limit for laying CAG reports in legislatures may help reduce delays in legislative scrutiny. अर्थात जो लोग कैग की आलोचना कर रहे हैं कि उसके कार्य केवल बाद में ही किए जाते हैं, वे अक्सर इस फैक्ट को नजरअंदाज कर देते हैं कि भारत में पब्लिक फंड्स खर्च किए जाने से पहले फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रभावी विधायी तंत्र मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभाओं में कैग रिपोर्ट रखने के लिए समय सीमा निर्धारित करने से विधायी जांच में होने वाली देरी को कम करने में मदद मिल सकती है। कैग इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एमिडेस्ट कंट्रोवर्सीज, an inside view called for structural reforms in India, apex constitutional audit body. Highlighted the declining quantity and quality of CAG reports in recent years, weakened its impact. यानी आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में कुछ सीएजी विवादों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक अंदरूनी दृष्टिकोण में भारत के सुप्रीम संवैधानिक लेखा परीक्षा निकाय में संरचनात्मक सुधारों की मांग की गई। उस पर यह बात प्रकाश डाला गया कि हाल के वर्षों में कैग रिपोर्ट की घटती संख्या और गुणवत्ता ने इसके प्रभाव को कमजोर कर दिया है। टू इनहैंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मिस्टर शेष कुमार proposed an independent committee for the selection of the CAG, a mechanism to audit the apex audit body, a multi-member structure and constitutional amendments corresponding to these reforms. यानी आप समझिए कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए शेष कुमार ने कैग के चयन के लिए स्वतंत्र समिति, सर्वोच्च लेखा परीक्षा निकाय की लेखा परीक्षा के लिए एक तंत्र और एक बहुसदस्यीय संरचना और सुधारों के अनुरूप संवैधानिक संस्था का प्रस्ताव रखा। जैसा कि ये समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। मोरओवर, द कैग इज आल्सो रिपोर्टली एक्यूज्ड ऑफ डिसरप्टिंग फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया बाय यूजिंग द बॉडी अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स, मेकिंग ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिटिंग बॉडी द स्टेट्स लाइक पब्लिक सर्विस कमीशन में हेल्प टू ओवरकम दिस क्रिटिसिज्म। इसके अलावा कैग पर कथित तौर पर स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ निकाय का इस्तेमाल करके भारत में राजकोषीय संघवाद को बाधित करने का भी आरोप लगा। लोक सेवा आयोगों की तरह राज्यों के लिए एक अलग संवैधानिक लेखा परीक्षा निकाय बनाने में इस आलोचना को दूर करने में मदद मिल सकती है। फेडरल कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड द यूएस हैव सेपरेट ऑडिटर जनरल्स फॉर यूनियन एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। Proposals like an independent appointment committee and the multi-member structure can address similar criticism. अर्थात ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे
संघीय देशों में संघ और प्रांतीय सरकारों के लिए अलग अलग महालेखा परीक्षक है, स्वतंत्र नियुक्त समिति और बहुसदस्यीय संरचना जैसे प्रस्ताव इस तरह की आलोचनाओं को समाधान कर सकते हैं। तो देखिए, ये टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड उन विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट जो सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे जनरेट हो सकते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल गवर्न्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैग एंड हाउ डज द PIL regarding the appointment of the CAG argues that the current process violates। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद कैग की नियुक्ति को नियंत्रित करता है और कैग नियुक्ति के संबंध में जनहित याचिका में किस प्रकार तर्क दिया गया है और वर्तमान प्रक्रिया इसका उल्लंघन करती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट रिसेंट कैग रिपोर्ट्स हैव स्पार्क्ड डिबेट्स अबाउट इट्स इंडिपेंडेंस एंड रिलेशनशिप विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इसका मतलब यह हुआ कि हाल ही में किन रिपोर्ट ने इनकी स्वतंत्रता और कार्यपालिका के साथ संबंधों के बारे में बहस छेड़ दी। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट ट्रिवियलिटीज वर हाइलाइटेड इन द कैग्स रिपोर्ट्स ऑन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी फॉर 2021-22। मींस दिल्ली की 2021-22 की आबकारी नीति पर कैग की रिपोर्ट में किन अनियमितताओं को उजागर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर पॉल H.Appleby's main criticism of the CAG in his reports on the Indian administration। मीन्स भारतीय प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में पॉल H.Appleby की CAG की मुख्य आलोचनाएं क्या थी। तो ये देखिए, इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर आप लिख सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।